गाइस, वेलकम बैक टू मिस लॉजिकल। दिस इज मी वर्षा भारद्वाज। और अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक है, हम कुछ टर्म्स लेने वाले हैं जिनके बीच में सब लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहती है। मतलब सब लोग सोचते हैं कि वो टर्म्स एक जैसी ही होती है, तो आज हम उन टर्म्स को देखेंगे। और वो टर्म्स कौन सी हैं, तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू। लेट्स गो। So, guys, these are the terms in which generally people are confused. For example, what is bill, what is act, what is an ordinance, what are rules, regulation, and bylaws, of course. So, these are the terms in which we are really confusing. We think that these terms are of same meaning, same. And if I talk about any act or statute, we think that act and statute both are same things. But in actual, they having difference in their meaning as well, and in their beginning or starting formation as well. If I talk about bill or act, these are also having some differences. So let's get start with the bill. तो इससे पहले अगर हम इन टर्म्स को समझे तो बेसिक हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे ये टर्म्स डिराइव हुई है, कहाँ से आई है। तो तभी हम इनका एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिर एक छोटू से कॉन्सेप्ट से। या वो हमारा जो गवर्नमेंट का मतलब बोलते हैं ना कि इंडिया के अंदर किसका रूल होता है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती है। जितनी भी मतलब जो भी आपका वर्किंग होती है कंट्री के अंदर, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रूलर होता है ना किसी कंट्री का, राजा होता है, तो राजा का काम राज करना होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी कंट्री की राजा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सारी पावर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, डिफरेंट पार्ट्स को की जरूरत होती है। आईज, नोज, अलग अलग सबके फंक्शंस होते हैं। तो हमारे वो क्या कहलाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है। इन द सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैविंग सम ऑर्गन्स टू फंक्शन प्रॉपरली। ये ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पापा है आपकी फैमिली में तो सारा काम आपके पापा तो नहीं करते होंगे। वो काम, कुछ काम आपको डेलीगेट करते होंगे, कुछ आपके अदर फैमिली मेंबर्स को डेलीगेट करते होंगे। तो उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी सारा फंक्शनिंग खुद नहीं करके बल्कि डेलीगेट कर देती है अलग अलग अपने ऑर्गन्स को, ताकि ये क्या हो सके, कंट्री में जितनी भी लॉज की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। सो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट, that is legislative part. Central government having first organ that we known as legislative. Next is executive. Then the third one is judiciary. लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक द लॉज। लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है, आपकी लेजिस्लेटिव के पास होती है। ये जितने भी लॉज बनाती है, जितने भी कानून पास होते हैं, वो सारा किसका काम होता है, वो लेजिस्लेटिव का काम होता है। एक्ट्स बनाने का काम हुआ, लॉज बनाने का काम हुआ, वो सारा क्या बनाती है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आपकी बनाती है। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम होता है कि जो लेजिस्लेटिव ने लॉज बनाए हैं उनको कैसे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कैसे उनको एक्शन में लाना है। अब बोलते हैं ना लॉज बना दिया ऐसे कैसे पड़े रहे, तो उनका कोई भी नो प्रॉपर यूज ऑफ दैट लॉज इफ दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। तो अगर प्रॉपर तरीके से उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो उन लॉज का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का होता है। नेक्स्ट थिंग इज जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या करती है भाई, अब लॉ भी बन गए, उनका एग्जीक्यूशन भी हो गया, एग्जीक्यूटिव ने उनका एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग है कि वो इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का बेसिक काम होता है कि इंप्लीमेंट करना लोगों के ऊपर लॉज को। लोग अगर लॉज ही नहीं मानेंगे तो फिर क्या फायदा उन लॉज का। ठीक है। अब जुडिशियरी क्या करती है कि उन लॉज को जो फॉलो कर रहा है, अगर उसके साथ कोई ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि भाई उसके साथ उसके कानून जो उसके राइट्स दे रखे हैं लॉज ने उनका हनन हो रहा है, वो वायलेट होते हैं, तो वो काम किसका होता है, जुडिशियरी का होता है कि उन लॉज को क्या करे, वो प्रॉपर तरीके से अदर पर्सन के ऊपर इन्फोर्स कर सके। दैट इज कॉल्ड इन्फोर्समेंट पावर। किसके पास होती है, हमारी जुडिशियरी के पास होती है।
आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। एक बार फिर से बता देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अथॉरिटी होती है, वन एंड ऑल अथॉरिटी, जिसके पास सारी पावर्स होती है, बट वो सारा काम खुद ना करके क्या करती है, तीनों ऑर्गन्स को डेलीगेट कर देती है। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर होती है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है लॉज को जो लेजिस्लेटिव बनाती है, एंड द थर्ड वन इज जुडिशियरी, क्या करती है, इन्फोर्स करती है उन लॉज को। ठीक है, अब आते हैं हमारी जो फर्स्ट होती है ना, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के हमारे अंदर आते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। पार्लियामेंट के अंदर तीन लोग आते हैं। पहला आता है प्रेसिडेंट, नेक्स्ट आता है लोकसभा, एंड द नेक्स्ट वन इज राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। सो वी विल राइट दैट पॉइंट। So Rajya Sabha is also known as upper house. And the Lok Sabha is also known as lower house. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो हमारा होता है। ठीक है, तो अभी इनकी क्या वर्किंग्स है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करते हैं। तो पहले आप बस एक चीज समझ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारी क्या होती है, पार्लियामेंट आती है, और पार्लियामेंट के अंदर तीन ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, सेकंड होता है लोकसभा, एंड देन द लास्ट वन इज राज्यसभा। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। आई थिंक बाय मिस्टेक, या सॉरी, जो हमारी ये वाली अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट, ये लेजिस्लेटिव के अंदर आती है। सो बाय मिस्टेक लेजिस्लेटिव के अंदर हमारी ये अथॉरिटी आती है पार्लियामेंट, जिसका लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का। तो पार्लियामेंट, ये जो लोकसभा राज्यसभा मिलके ये सारे लॉज बनाते हैं, और प्रेसिडेंट की भी असेंट होती है। तो मैं अभी बताऊंगी सेकंड स्लाइड में लॉज कोई भी कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है। सो दैट वन इज लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम मैंने बताया, एग्जीक्यूट करना होता है लॉज जो भी है उनको एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन करने का काम किसका होता है, हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का होता है। इसके अंदर भी तीन पर्सन आते हैं। पहला आता है आपका प्रेसिडेंट, नेक्स्ट आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, एंड द थर्ड वन इज प्राइम मिनिस्टर। उसके अंदर क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो वो मतलब उनका भी काम क्या होता है, पर प्रॉपर तरीके से लॉज जो बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है। ठीक है, अब थर्ड वन इज जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम मैंने बताया इन्फोर्स करने का होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। और इसके अंदर भी हमारे तीन कोर्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड द सेकेंड वन इज हाई कोर्ट। देन द थर्ड वन इज आर द सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट्स हमारे सेशन कोर्ट्स भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लोअर लेवल के कोर्ट्स होते हैं जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। म्युनिसिपल कोर्ट्स वगैरह भी, आप इसके लिए मेरी जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वाली वीडियो है वो रेफर कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द कोर्ट्स आर फ्रेम्ड इन इंडिया एंड व्हाट हायरार्की दे विल फॉलो। द नेक्स्ट वन इज, अब आता है कि भाई कोई भी आपका जो एक्ट है वो कैसे फ्रेम होता है, कोई भी एक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी हो, फॉर एग्जांपल हमें पेन मैन्युफैक्चर करने होते हैं, तो पेन के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में हमारा क्या होता है, फर्स्ट वन ड्राफ्ट होता है। पहले क्या होता है, एक एक ड्राफ्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, ड्राफ्ट यानी कि उसमें पर्पस लिखा होता है। ड्राफ्ट में मैं बताती हूँ बेसिकली क्या लिखा होता है, कि भाई हम वो जो भी कानून बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, उसको क्यों बनाया जा रहा है, रीजन क्या है। नेक्स्ट थर्ड वन डिटेल्स क्या है उसकी, कब से लागू किया जाना चाहिए, क्या उसमें मेन कॉन्सेप्ट है उसको बनाने के पीछे। तो ये सारी चीजें हमारी ड्राफ्ट में लिखी होती हैं। सो अगर हमें मतलब पता लगाना कि भाई ये जो ये रॉ फॉर्म में आता है, बेसिकली ड्राफ्ट है ना जो रॉ फॉर्म में होता है, उसका प्रॉपर मतलब वो नहीं होता कि वो प्रॉपरली एक्ट बन चुका है, ऐसा नहीं होता। वो बस जस्ट रॉ फॉर्म में होता है, पेपर फॉर्म में होता है। उसको हम क्या करते हैं, फिर पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं। So we just
पार्लियामेंट के सामने दोनों हाउसेस के पास वो ड्राफ्ट भेजा जाता है कि भाई आप, पार्लियामेंट में बताया ना मैंने, एक तो होता है लोकसभा एंड द सेकेंड वन इज राज्यसभा। तो आपका जो ड्राफ्ट है वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। अगर दोनों पार्टीज, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसके लिए अपनी परमिशन दे देती है, इफ दे परमिट दैट बिल, तो अगर दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके अपनी कंसेंट से उसको परमिट कर देती है ड्राफ्ट को कि भाई ठीक है हमारी तरफ से हाँ है, ये सब होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो ड्राफ्ट है वो क्या बन जाता है, वो बिल बन जाता है। तो बिल क्या होता है हमारा, तो ये वो स्टेटमेंट होती है या फिर वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको क्या है, पार्लियामेंट की असेंट मिल चुकी होती है, पार्लियामेंट की सहमति मिल चुकी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, ड्राफ्ट से बिल बन जाता है। सो दैट इज बिल। हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे लास्ट वाली स्लाइड में, यू जस्ट अंडरस्टैंड। तो बिल कैसे फॉर्म होता है, बिल कैसे फॉर्म हुआ, पहले ड्राफ्ट फॉर्म में था, रिटर्न स्टेटमेंट थी, रिटर्न स्टेटमेंट किसको पेश की गई, किसके सामने रखी गई, पार्लियामेंट के सामने रखी गई बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा। देन दे गिव देयर असेंट, टोटल मेजोरिटी के साथ भी दे सकते हैं वो लोग, अपनी असेंट देते हैं इस बिल को कि भाई कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई ये जो ड्राफ्ट है वो बिल बनना चाहिए। तो बिल बन गया। अब बिल तभी भी एक्ट नहीं बनता। अब बिल को एक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो क्या लिया था हमने, दोनों हाउसेस की क्या ली थी, कंसेंट ली थी, ठीक है, पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस ने उसे पास कर दिया मिलके। देन उसके बाद हमारी क्या जरूरत होती है, प्रेसिडेंट की असेंट की भी जरूरत होती है। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को सहमति दे देता है तब जाके वो क्या बनता है, हमारा बिल एक्ट बन जाता है। सो व्हाट इज एक्ट, इट रेफर्स टू दैट बिल टू विच प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी परमिशन दे रहा है, अपनी असेंट दे रहा है, असेंट का मतलब ही होता है सहमति, ठीक है, असेंट मीन्स सहमति दे देता है प्रेसिडेंट कि भाई ठीक है दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया है। और जनरली ऐसा ही होता है, अगर पार्लियामेंट दोनों हाउसेस में उसको पास कर देती है तो प्रेसिडेंट जनरली असेंट दे ही देता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं, पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, या तो उस बिल को क्या कर देगा, वो पास कर देगा, ठीक है, ये लगा देती हूँ, या तो वो डिनाई कर देगा उसको, अपहोल्ड करके रख लेगा, या फिर क्या कर देगा उसको पास कर देगा, और या फिर क्या कर देगा उसको अपहोल्ड करके रख लेगा। अपहोल्ड करने की पावर भी उसके पास होती है, ये वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की, जिसमें क्या होता है वो बिल को ना तो एक्सेप्ट करता है और ना ही रिजेक्ट करता है, दोनों को मतलब अपने पास रख लेता है कुछ टाइम के लिए, और फिर क्या कर देता है पार्लियामेंट के पास भेज देता है कि भाई जितनी भी इसमें मतलब एरर अगर उसमें शो हो रहा है, कोई भी ओमिशन है, एरर है, तो आप उसको प्रॉपर ढंग से वो इनिशिएट करो, ठीक है। तो वो ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, ड्राफ्ट पहले बिल बनता है जब उसको पार्लियामेंट की असेंट मिलती है, एंड जब प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल एंड एन एक्ट। अब आते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या पार्लियामेंट पूरा साल काम करती रहती है, नहीं, ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं है कि पार्लियामेंट पूरा साल काम करती है, या फिर कोई भी टाइम पीरियड पार्लियामेंट का डिफाइन नहीं है कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड काम करती है। बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं पार्लियामेंट के। सेशंस क्या है, ब्रेक्स, जिसको हम बोला गया है कि भाई जो पार्लियामेंट है इस पीरियड से इस पीरियड तक काम करेगी, इस महीने से इस महीने काम करेगी। तो बेसिकली हमारे जो पार्लियामेंट के तीन सेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज बजट सेशन, सेकेंड वन इज मॉनसून सेशन, एंड द थर्ड वन इज विंटर सेशन। तीन सेशंस में ये पार्लियामेंट हमारी वो वर्किंग करती है, पूरा साल काम नहीं करती है। कुछ ऐसा टाइम भी होता है जहां पर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। सेशन में ना होने का मतलब ही क्या होता है अपने आप में, कि भाई पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं है उस टाइम के दौरान, ना तो वो कोई बिल पास करेगी, ना फिर किसी मतलब कोई भी मुद्दे पर अपनी सहमति जताएगी, ठीक है। तो बजट सेशन हमारा कब से कब तक होता है, जनवरी से मई तक बजट सेशन चलता है। नेक्स्ट इज मॉनसून सेशन, चलता है हमारा जुलाई से अगस्त तक। एंड विंटर सेशन हमारा होता है नवंबर टू दिसंबर मंथ। तो बेसिकली ये बोला गया है कि जो ये सेशंस है, ऐसा तो कोई टाइम पीरियड इनके बीच में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट बेसिकली ये बोला गया है कि दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप
नहीं होना चाहिए। बिटवीन टू सेशंस देयर शुड नॉट बी एनी गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने से कम का गैप हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट दैट मॉनसून सेशन एंड बजट सेशन, फॉर एग्जाम्पल जनवरी से मई तक ये चल रहा है, ठीक है, तो 1 मंथ रह गया, जून एंड देन जुलाई से हमारा क्या हो जाएगा, मॉनसून सेशन हो जाएगा। तो अगर जो पार्लियामेंट है वो बजट सेशन में ही ब्रेक लेना चाहती है, सेशन में नहीं रहना चाहती, तो उससे और मॉनसून सेशन के बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने के गैप से ज्यादा उसको गैप नहीं मिल सकता, उसको एटलीस्ट 6 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। विंटर, ऐसे ही विंटर सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में भी क्या होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से कम का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। सो दैट इज कॉल्ड सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशंस क्या होते हैं, जिस दौरान पार्लियामेंट वर्किंग में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, जब पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं होती है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, जो ये गैप बता रखा है 6 मंथ्स का, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं रिसेस। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट देयर इन सेशन वी कॉल दैट पीरियड एज रिसेस। जो ये 6 महीने का मैंने बताया ना भाई गैप होना चाहिए, ये 6 महीने का गैप क्या है हमारा, रिसेस बोलते हैं इसको। अब स्कूल में भी देखा होगा ना, रिसेस होती है, लॉन्ग पीरियड्स के बाद हमारी क्या होती है, रिसेस होती है। तो उसी तरीके से पार्लियामेंट भी जब वर्किंग में नहीं होती, तो सेशंस में नहीं होती, उसको हम बोलते हैं रिसेस। तो रिसेस हमारी बेसिकली, तो उस टाइम के दौरान क्या होता है कि भाई अब मान लो पार्लियामेंट उसमें नहीं है, वो सॉरी सेशन में नहीं है, सेशन में नहीं है उस टाइम, वर्किंग में नहीं है। तो अगर कोई भी बिल आता है, कोई भी ड्राफ्ट आता है, तो क्या उसका क्या होगा फिर, अगर भाई कोई ऐसी इमरजेंसी है, कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है कि भाई उसका पास होना जरूरी है। अगर देखो इमरजेंसी नहीं है, हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए ड्राफ्ट को, तो जब सेशन में आएगी पार्लियामेंट अपना खुद ब खुद कंसेंट दे देगी, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। बट इफ इट इज नॉट इन सेशन और बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई उस बिल को, हमारे उस ड्राफ्ट को बिल बनाया ही जाए, कंसेंट दी जाए, देखा जाए, तो उस दौरान क्या होगा, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं होती है तो दो पर्सन मिलके, कौन सा होता है, या तो प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तो वैसे भी कंसेंट पावर होती है कि भाई वो अपनी कंसेंट देता ही देता है, तभी जाके वो एक्ट बनता है। तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, और किसकी रिकमेंडेशन पे, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल में पावर होती है, 123 में, देखो इसका ना बिल्कुल सिस्टमेटिक वो बन रही है राइमिंग। प्रेसिडेंट के पास होती है 123 में पावर, और गवर्नर के पास किस में पावर होती है, 213 में पावर, ठीक है। 33 दोनों में लास्ट है, बस 2 डिजिट इसकी चेंज कर दी गई है, सो यू कैन इजीली रिमेम्बर इन दैट लाइक, ठीक है। तो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और आर्टिकल 213 में गवर्नर के पास पावर होती है। और ये दोनों ही क्या होती है, दोनों ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, मैंने बताया ना दोनों ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, दोनों ही। तो जब लेजिस्लेटिव लॉ ना बना के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लॉ बनाती है, और कौन से पीरियड के दौरान, इमरजेंसी पीरियड के दौरान, तो अगर कोई लॉ पास करती है तो उसको हम बिल ना बोल के, एक्ट ना बोल के, हम क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर से रिकैप ले लेते हैं एक छोटा सा। हमने बोला कि भाई पार्लियामेंट पूरा साल काम नहीं करती है, कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जब वो काम नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं रिसेस, जो 6 महीने से ज्यादा के नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए उनके बीच में। और सेशंस क्या होते हैं हमारे, जब पार्लियामेंट वर्किंग में होती है। बट अगर ऐसा होता है कि भाई कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मी है घर पे, तो मम्मी नॉर्मली खाना बनाती है, तो लेकिन अगर मम्मी मामू के घर चली जाती है एक दिन के लिए, और उस टाइम आपके मेहमान घर में आ जाते हैं, तो उस टाइम क्या करोगे, उनको वापस भेज दोगे, या फिर बोल दोगे खाना नहीं है, तो क्या करते हो उस टाइम, इमरजेंसी होती है, तो उस टाइम क्या करेंगे, आपके पापा खाना बनाएंगे या फिर कोई और अदर मेंबर बनाएगा, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली। तो उसी तरीके से जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और ऐसे ही कोई मेहमान आ जाता है, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कंट्री के अंदर, जब इस पे डिसीजन लेना जरूरी होता है, तो जो हमारा
रॉ फॉर्म में ड्राफ्ट होता है, उसको पास करना जरूरी होता है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, ये दोनों हमारे क्या है, पापा और दादा वगैरह है, ठीक है, सीनियर मेंबर्स है, जो मम्मी के एब्सेंस में क्या करेंगे, खाना वगैरह अरेंज करेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास क्या है, पावर होती है कि भाई जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो दोनों एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिलकर क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है, उनको असेंट दे सकती है उस ड्राफ्ट को, ठीक है। तो उस लॉ को हम एक्ट ना बोल के, बिल ना बोल के, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है। सो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर मेक्स रूल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। अब आता है ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कैसे होती है, क्या वो ऑर्डिनेंस उतना ही वैलिड होता है जितना कि पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करती है वो वैलिड होता है? यस एग्जैक्टली, बट इसका कुछ टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये वैलिड होता है। जो हमारा ऑर्डिनेंस होता है उसमें दो पीरियड्स होते हैं वैलिडिटी के। पहला होता है हमारा 6 मंथ्स एंड द नेक्स्ट वन इज 6 वीक्स। अब 6 मंथ्स का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। 6 मंथ्स किसके लिए होता है, 6 महीने होते हैं कि भाई जो उसने ऑर्डिनेंस बनाया है प्रेसिडेंट ने और गवर्नर ने मिलके, कि भाई वो 6 महीने के अंदर अंदर उस जो उस ऑर्डिनेंस को किसके पास लेके जाए, किसके पास पेश करे, पार्लियामेंट के पास पेश करे, टू प्रेजेंट बिफोर पार्लियामेंट। यू जस्ट अंडरस्टैंड द स्पेलिंग, ओके। तो 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैविंग 6 मंथ्स टू प्रेजेंट दैट बिल और ऑर्डिनेंस बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। 6 महीने पे का पीरियड होता है। 6 महीने अगर गुजर जाते हैं, 6 महीने अगर नहीं होते, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। डिसमिस हो जाएगा, उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी, वो मतलब उसकी जो वैलिडिटी पावर होती है वो चली जाएगी, वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड कहलाया जाएगा। अब अगर बाई चांस ये 6 वीक्स होते हैं किसके लिए, पास करने के लिए। अब क्या किया भाई, 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर लिया इसने, प्रेसिडेंट ने और गवर्नर ने पार्लियामेंट के सामने क्या कर दिया, पेश कर दिया, बिल्कुल ठीक है, पेश कर दिया उस ऑर्डिनेंस को। अब 6 हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उस ऑर्डिनेंस पे एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो 6 वीक्स हैं ये किसके लिए होते हैं, एक्शन लेने के लिए, पास करने के लिए या डिनाई करने के लिए। अब 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को या तो क्या कर देगी पार्लियामेंट, पास कर देगी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल की तरह एक्ट बन जाएगा। ऑर्डिनेंस से क्या बन गया, वो एक्ट बन गया। बिल तब था जब पार्लियामेंट ने उसको क्या की थी, कंसेंट दी थी, और उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट जब उसे मिली थी तो वो बन गया था एक्ट, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस तब है जब गवर्नर ने और प्रेसिडेंट ने मिलकर इसे इमरजेंसी पीरियड में ऑर्डिनेंस पास किया हो किसी ड्राफ्ट को, तो वो क्या बन जाता है, हमारा ऑर्डिनेंस बन जाता है। और ऑर्डिनेंस को भी वैलिड होने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को और प्रेसिडेंट को वो ऑर्डिनेंस उनके सामने प्रेजेंट करना होता है कि भाई तुम्हारी एब्सेंस में क्या हुआ। अब देखो मैंने वो मम्मी वाला एग्जांपल लिया, चलो ठीक है आपने खाना भी खिला दिया, मेहमान खुश होकर चले गए, तो आप क्या उनको छुपा के रखोगे उस बात को कि भाई हमने ये किया, ये किया। तो आप क्या करते हो, मम्मी को आके बताते हो ना कि भाई हमने ये किया, ये चीज नहीं थी तो हमने ऐसे ऐसे करके बना लिया, ठीक है। तो उस तरीके से हम मम्मी को सारी बातें बता देते हैं। तो मम्मी के पास वो होती है ना कि भाई या तो मम्मी बोल देगी, खुश हो जाएगी, ठीक है, हाँ भाई तुम लोगों ने अच्छा काम किया, ऐसा ही होना चाहिए था, वो पास कर देगी। और अगर वो मम्मी ने बोला कि भाई ऐसा नहीं करना, तुम आगे से ऐसा रिपीट मत करना, तो वो क्या करेगी, नोट पास कर देगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, अगर वो पास कर देती है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अगर मम्मी बोल देते कि भाई हाँ आगे से भी ऐसा ही होना चाहिए, तुम ऐसे ही करना, तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा एक्ट बन जाएगा, आगे से भी तुम वो चीज सेम रिपीट करोगे। और अगर पास नहीं करती है तो वहीं के वहीं वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेंस डिसमिस हो जाएगा, उसकी कोई भी वैलिड एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, वो नॉर्मल एक्ट की तरह फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑर्डिनेंस। अब आते हैं, अब सिंगल सिंगल करके इन टर्म्स को देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं। देखो हमने बिल देख लिया, ऑर्डिनेंस देख लिया, एक्ट क्या होता है वो देख लिया, ठीक है, और ऑर्डिनेंस भी हो गया था हमारा। अब जनरल जो टर्म्स बचती हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज एक्ट। एक्ट होता है जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पास करती है, उसे हम बोलते हैं एक्ट। हमने बोला ना 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के,
तो जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जिसको बनाती है, जिसको फ्रेम करती है, उसको हम बोलते हैं एक्ट। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन सी होती है? पार्लियामेंट होती है, हमें पता है भाई। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। देखो फर्स्ट वाली स्लाइड पे जाके देखो एक बार, हमने सबसे पहले यही किया था ना कि भाई ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स होते हैं। ये होते हैं ना, पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जब ये तीनों मिलके कोई भी वो बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्ट। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये क्या है? व्हेन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मेक लॉज दैट आर कॉल्ड एक्ट, दैट अल्टीमेटली बिकम एक्ट। और एक्ट बनाने का मैंने प्रोसेस बता दिया, पहले ड्राफ्ट की फॉर्म में होता है, फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है, देन बिल बन जाता है, फिर बिल को कंसेंट मिलती है प्रेसिडेंट की, तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अब आता है बिल। बिल क्या होता है? प्रपोजल होता है, रॉ फॉर्म में होता है, प्रपोजल फॉर ए न्यू लॉ। न्यू लॉ को बनाने के लिए एक प्रपोजल भेजा जाता है, और अ प्रपोजल टू चेंज एन एग्जिस्टिंग लॉ। ये क्या हो सकता है? नए लॉ को बनाने के लिए नहीं, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉ भी अगर कोई है और उसमें हमें कोई अमेंडमेंट करनी है, तो उसको भी हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं? एक रॉ फॉर्म में प्रपोजल दे देते हैं। ठीक है, उस प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर डिबेट फॉर बिफोर पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है, किसके लिए? डिबेट के लिए। डिबेट यानी अगर एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों हाउसेस अगर उस चीज से एग्री होते हैं तो वो किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। एग्री नहीं होते हैं तो क्या बन जाता है? वो ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं डिसमिस हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आर द टेम्परेरी लॉज, परमानेंट नेचर के नहीं होते, टेम्परेरी नेचर के होते हैं, दैट आर सर्क्यूलेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है, जो क्या करता है? अपनी रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को कि भाई हाँ ठीक है, हम दोनों मिलकर क्या कर देते हैं? ये ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। दे कैन ओनली बी डिलीवर्ड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये जब उसी टाइम पे होगी जब पार्लियामेंट क्या है? सेशन में नहीं होती है। एंड दे इनेबल द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन। और गवर्नमेंट को इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन लेना ही पड़ता है, और ये ऐसा कब होता है? इमरजेंसी पीरियड के दौरान। सो यू कैन राइट हियर इमरजेंसी। अब दो और कंफ्यूजिंग टर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम आज तक ये समझते आए थे कि भाई रूल्स और रेगुलेशन एक सेम चीज होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो हम अभी देखते हैं। रूल्स बेसिकली क्या होते हैं? वो मेथड्स होते हैं, वो चीजें होती है जो किस क्यों क्रिएट की जाती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट करी जाती है। हमने एक्ट बना दिया, ठीक है, स्टैट्यूट कर दिया, स्टैट्यूट बना दिया, लॉज बना दिए, ठीक है, लेकिन 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 उन उस एक्ट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? वो प्रोसीजर कहाँ लिखा होता है? हमारा रूल्स के अंदर लिखा होता है। तो जो प्रोसीजर्स है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट लॉज और मेथड्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट एक्ट, इट इज रिटन इन द रूल्स। ठीक है, और ये कौन बनाता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। So these are the basic methods or course of action with regard to any section or clause contained in the act. किस में मतलब क्या होता है कि कोई भी सेक्शन होता है किसी एक्ट के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाता है? रूल्स भी साथ साथ उसमें मेंशन होते हैं। रूल्स किसके अंदर होते हैं? हमारे सेक्शंस के अंदर होते हैं, सब सेक्शंस के अंदर होते हैं। क्रिएटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज एक्ट्स, हाउ दे विल बी अप्लाइड टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के ऊपर कैसे अप्लाई होंगे, वो सब बातें किस में लिखी होती है? हमारी रूल्स में लिखी होती है। सो दैट आर कॉल्ड रूल्स। अब भाई कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसी अथॉरिटीज होती है जिनके पास खुद के पास पावर होती है। कोई मतलब ऐसी अथॉरिटी होती है जिनको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं जिनको हम। तो वो होती है, उनके पास खुद के पास पावर होती है कि वो जैसे चाहे अपने मतलब जो बॉडी है उसको रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, जैसे चाहे उनके लिए क्या बना सकती है? रेगुलेशंस बना सकती है। तो जो लॉज वो बनाती हैं, जो गाइडलाइंस वो इशू करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस बोलते हैं। इसमें सीजी का कोई रोल नहीं होता। सीजी अगर अपना रूल बनाता है, सॉरी, सीजी अगर कोई ऐसी प्रोसीजर निकालता है, कोई ऐसा मेथड निकालता है, तो वो हमारा बन जाता है रूल्स। बट अगर इन केस कोई अथॉरिटी सीजी ना करके कोई अथॉरिटी गाइडलाइंस इशू करती है उन रूल्स को वो करने के लिए, देखो एक चीज होती है
एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, रूल्स बनाए। अब उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या बनाएगी, अपनी रेगुलेशंस इशू करेगी, गाइडलाइंस इशू करेगी, जिसको हम ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे, रेगुलेशंस बोलेंगे। सो देयर आर इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है, जैसे सेबी होती है। सेबी के अंदर भी अगर आप जितने भी आईसीडीआर पढ़ोगे, एलओडीआर है, ये सारी क्या है, अपने आप में रेगुलेशन है। इंटरमीडियरीज की भी रेगुलेशंस है, और इशू ऑफ सिक्योरिटीज और क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ये सारी भी आपकी क्या है, ये भी सारी रेगुलेशंस है। और भी बहुत सारी होती है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक, डिपोजिटरी की भी होती है, ठीक है। और ब्रोकर्स वाले, ब्रोकर्स तो इंटरमीडियरी के अंदर ही आता है। सो दीज आर द रेगुलेशंस। उसी तरीके से आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा होता है, तो वो किसका रेगुलेट करता है, वो बैंक्स को रेगुलेट करने का काम होता है। बैंक, बैंक ऑफ द बैंक होता है ये, बैंकों का बैंक जिसे हम बोलते हैं। तो आरबीआई की भी अपनी अपनी रेगुलेशन इशू करता है यार। आरबीआई भी, आईआरडी भी, डीए भी अथॉरिटी होती है जो अपनी रेगुलेशन इशू करती है। CCI and PCI are also the examples of statutory bodies which issue their own guidelines that are called as regulations. तो ये किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी के द्वारा क्रिएट करी जाती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स किसके लिए होते हैं, टू इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द लॉज, तो वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और रेगुलेशन कौन बनाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी इशू करती है गाइडलाइंस, जो अल्टीमेटली क्या बन जाती है, हमारी रेगुलेशंस बन जाती है। अब आता है बायलॉज। बायलॉज क्या होता है, जब कोई लोकल अथॉरिटी अपने लॉज बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायलॉज बोलते हैं। जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटी हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, बायलॉज बोलते हैं। लॉ दैट इज मेड बाय लोकल अथॉरिटी दैट हैज टू बी ओबेड ओनली इन दैट एरिया। ये सिर्फ मतलब जिस एरिया के अंदर ये बायलॉ बनाया गया है, जिस एरिया के लिए ये बायलॉज बनाए गए हैं, जिस अथॉरिटी ने बनाए हैं, उसकी पावर जहां तक होगी, ये बायलॉज सिर्फ वही वही अप्लीकेबल होंगे, बाकी ऑल ओवर कंट्री में ये अप्लीकेबल नहीं होते हैं। दैट आर कॉल्ड बायलॉज। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बिल्स, एक्ट, दैट्स ऑल। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप यू गाइज लाइक मी वीडियो, एंड डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, and stay tuned with Miss Logical. Thank you so much. Bye bye. Take care. We will meet again with the new video for more interesting topic. So thank you.